हेलो दोस्तों, आज जो है हम एनईपी सेकेंड ईयर में आपका फाउंडेशन कोर्स में जो सब्जेक्ट है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन का जो है रिवीजन करने जा रहे हैं। चाहे सेकेंड ईयर में आपकी जो भी स्ट्रीम रही हो, बीए, बीकॉम, बीसीए, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए या कोई अन्य स्ट्रीम भी है, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन है, तो ये रिवीजन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बियॉन्ड दैट, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी ये रिवीजन जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज दोनों मीडियम को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर जो है बनाया गया है। सो लेट अस स्टार्ट विद द एनईपी सेकेंड ईयर। ये स्ट्रीम्स हमने डिस्कस कर ली फॉर बीए, बीकॉम, बीसीए, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए या कोई अन्य स्ट्रीम भी है। लैंग्वेज में आपका हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन हमारे सब्जेक्ट का नाम है। आपसे क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन द एफसी इंग्लिश, फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश। आइए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आपका ओवरऑल इंग्लिश का सेकेंड ईयर में क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहली यूनिट दी हुई है। यूनिट कुछ इस प्रकार है, 5 यूनिट्स हैं आपके ओवरऑल। तो 5 यूनिट में जो पहला यूनिट है दैट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसमें जो है आपको वेरियस चैप्टर्स दिए गए हैं। तो 5 चैप्टर्स हैं, दैट इज डैफोडिल्स, बेंगल सेलर्स, पेट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन बाय एपीजे अब्दुल कलाम, लेटर टू गॉड बाय जीएल स्वामित्व, गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स बाय लियो टॉलस्टॉय। तो ये 5 चैप्टर्स है जिनका हम डिटेल में रिवीजन करेंगे, इनको समझेंगे और इनके बेस्ड पे जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखेंगे, ताकि हमारा जो है क्लैरिटी रहे हमारे अंदर कि किस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके, देन कम्स सेकेंड यूनिट, जिसमें आपका कंप्रीहेंशन स्किल्स, यानी आपको एक छोटा सा अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा और उसी के बेस्ड पे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर करना रहेगा, जो कि बहुत आसान आता है। यदि आप कहेंगे तो हम अनसीन पैसेज को सॉल्व कर लेंगे या फिर प्रीवियस ईयर पेपर देख लेंगे, जिससे हमें ये पता रहेगा कि किस तरीके का अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं और उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। देन थर्ड यूनिट में आ जाती है आपकी ग्रामर। देन फोर्थ में राइटिंग स्किल्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग से रिगार्डिंग जो है एमसीक्यू, ये पूरा पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे। एंड फिफ्थ जो है आपकी स्पीच स्किल्स, जिसमें वोवल, कॉन्सोनेंट, ये सभी चीजें जो हैं, कोई मिसस्पेल्ड वर्ड है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड है, वो चीजों से रिलेटेड जो है आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ग्रामर जो है बहुत ही नॉमिनल, जो हमने 12th तक, 11th 12th 10th तक जो हमने ग्रामर पढ़ी है वैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और भी उससे इजी ही आते हैं। तो बहुत ज्यादा डाउट या टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेट अस स्टार्ट विद द यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसमें सबसे पहला हमारा चैप्टर है डेफोडिल्स। डेफोडिल्स जो है इट इज द नेम ऑफ वन ऑफ द फ्लावर, जो कि लिखी गई है पोयम विलियम्स वर्डवर्थ के द्वारा। आइए पढ़ते हैं। तो पोयम का नाम है डेफोडिल्स बाय विलियम्स वर्ड्सवर्थ। ये जो है 24 लाइन की पोयम है, 24 लाइन की पोयम है जो हमारे सामने दिख रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कुछ लाइंस लेके, 5-6 लाइंस लेके उसको समझेंगे, ताकि जो है हम छोटे छोटे पैराग्राफ में समझेंगे, ताकि हमारे अंदर क्लैरिटी रहे कि पर्टिकुलर पैराग्राफ हमें क्या बता रहा है। तो आराम से समझना है, ताकि जो है लास्ट में हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें बन पाए। ओके, तो हम पहले पोयम समझ लेते हैं और उसके बाद जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट 6 लाइन। पोयम स्टार्ट करते हैं। I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er wells and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. अब यहाँ पे जो है पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि जब वो अकेले चलते हैं तो आकाश में, पहाड़ियों और घाटियों में तैरते हुए एक अकेले बादल की तरह अचानक कवि को जो है डेफोडिल्स की एक लंबी और हलचल भरी कतार जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, बिसाइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज, जो है झील और पेड़ों के पास में जो है उन्हें जो है फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो डेफोडिल्स दिखाई देते हैं जो कि हलचल और नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। वे झील और पहाड़ों के पास हवा से उड़ते ही फड़फड़ाते और हिलते हैं, यानी नृत्य करते हैं। कवि यहाँ पे, पोएट यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि ये झील के पास, पेड़ों के पास जो है फ्लटर कर रहे हैं एंड डांस कर रहे हैं, यानी हिल रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहा है। आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, अकेले बादल की तरह जो है वो पहाड़ी और घाटियों में तैरते हुए
जो है उन्होंने अचानक से देखा कि बहुत सारे जो है डेफोडिल्स यानी फ्लावर्स डेफोडिल्स के दिख रहे हैं, जो कि झील और पेड़ों के पास में डांस करते हुए, नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आइए नेक्स्ट लाइंस देखते हैं। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw at a glance, tossing their heads in sprinkling dance. तो पहले जो है हम इसको देख लेते हैं। तो डेफिनेट यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं पोएट, डेफोडिल्स की तुलना कर रहे हैं। डेफोडिल्स की तुलना आकाश के तारों के साथ करते हुए जो आकाश गंगा में चमक रहे हैं, मिल्की वे में, है ना। दे स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन, और वो इस तरीके से खिंचाव दिख रहा है उनका कि ये लाइन कभी खत्म ही नहीं होंगी। कभी देखते हैं कि कैसे फूल एक खाड़ी में साथ साथ बिना खत्म हुए चलते रहते हैं। उनका अनुमान है, यहाँ पे वो देख रहे हैं कि ये कितने होंगे, लगभग 10,000। तो उनका अनुमान है कि वह 10,000 या उससे अधिक डेफोडिल्स हैं। उन सभी के सिर टॉसिंग देयर हेड्स इन अ स्प्रिंकली डांस, उन सभी के सिर ऐसे घूम रहे हैं मानो वे नृत्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दे आर डांसिंग। ओके, तो यहाँ पे जो है डेफोडिल्स का कंपैरिजन हुआ है टू द स्टार्स इन द स्काई, जो कि इस तरीके से प्रतीत हो रहे हैं कि इनकी लाइन जो है कभी खत्म ही नहीं होगी। फिर उसके बाद स्पीकर जो है, पोएट जो है, वो अनुमान लगाते हैं कि ये लगभग जो है 10,000 होंगे डेफोडिल्स, अलॉन्ग विद द मूविंग देयर हेड्स वेयर डांसिंग, की ऐसा वो सर ऊंचा करते हुए नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गी। अ पोएट कुड नॉट बी गे इन सच अ जोकंड कंपनी। यहाँ पे डेफोडिल्स के पास खाड़ी पर लहरें चमक रही है, लेकिन कवि को लहरों की तुलना में डेफोडिल्स अधिक आनंददायक लगते हैं। वहां पे जो है, जो हवा लग रही है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत जो है कवि को क्या लग रहा है, डेफोडिल्स लग रहा है। कवि कहते हैं कि डेफोडिल्स की प्रसन्न संगति, वह प्रसन्न होने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। यहाँ पे अ पोएट कुड नॉट बी गे, गे का मतलब होता है कि खुद को वो जो है खुश होने से रोक नहीं पा रहे हैं। ग्ली का मतलब भी होता है हैप्पीनेस। ओके, आउट ऑफ द वेव्स जो वहां पे चल रही, जो खुशी प्रतीत हो रही है, लेकिन यहाँ पे पोएट अपने आप को जो है रोक नहीं पा रहे हैं उस आनंद का मजा लेते हुए। आई गेज्ड एंड गेज्ड, गेज का मतलब होता है घूरना, बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड बॉट। अब यहाँ पे कवि डेफोडिल्स को टकटकी लगाकर यानी घूर रहे हैं, देखते हुए रहते हैं, लेकिन अभी तक उनसे टकराव के सकारात्मक प्रभाव की पूरी सीमा को समझ नहीं पाए कि ये उनसे टकराव जो है क्यों हो रहा है। The poet stares at the daffodils lingeringly without yet realizing the full extent of the, कि ये इतना पॉजिटिविटी उनको क्यों झलक रही है डेफोडिल से, वो अभी तक उस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए हैं। ओके, यस, लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। फॉर oft when on my couch I lie in vacant or in a pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude। अब यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर ऑफ्ट यानी ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। जब पोएट जो है डेफोडिल्स को देखने के बाद, डेफोडिल्स को एक्सपीरियंस करने के बाद जो है अपने कोच पे लेट जाते हैं, यानी सोफा पे बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, डेफोडिल्स के साथ अनुभव के बाद व्यक्ति अक्सर सोफे पर लेटा रहता है, और तो अनुपस्थित दिमाग वाला या विचारशील, या तो वो थॉटफुल रहते हैं या कुछ नहीं सोचते हैं। ऐसा तब होता है जब डेफोडिल्स व्यक्ति की कल्पनाशील स्मृति में वापस आ जाते हैं, उनको वापस जो है डेफोडिल्स की याद आ जाती है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स। तभी जो है जिस तक पहुंच एकांत का उपहार है और व्यक्ति को खुशी से भर देती है, क्योंकि उसका मन डेफोडिल्स के साथ जो है नृत्य करता है। वो इतने खुश हो जाते हैं जब उनको डेफोडिल्स की स्मृति होती है, याद आती है, तो उनका दिल जो है बहुत खुशी से झूम उठता है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो डेफोडिल्स के साथ क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो ये थी हमारी डेफोडिल्स पे बेस्ड पोयम। अब जो है हम पोएट विलियम वर्ड्स के ऊपर भी जो है उनके बारे में कुछ देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द पोएट, ताकि एमसीक्यू बेस्ड यदि उनसे रिलेटेड आए तो वो भी हमें बन जाए। ओके, यस, अब जो है हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में देखते हैं। विलियम्स वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न ऑन अप्रैल 1770 में जो है इनका जन्म हुआ था, कॉकमॉर्थ, कुंबरलैंड, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जो है आपको पता होना चाहिए, हाँ, ओके। एंड डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850। रियल माउंट वाज एन इंग्लिश पोएट थे, इंग्लैंड में रहने वाले थे।
ओके। और इनका जन्म जो है 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। ज्यादा इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, बट हाँ इतना बेसिक हमें पता होना चाहिए पोएट के बारे में। आई वंडर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड डेफोडिल्स, यानी पोएम के दो नाम हैं, डेफोडिल्स एंड आई वंडर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड इज अ लिरिक पोयम है। यदि आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके की राइम की है तो क्या है, तो लिरिक पोयम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इट इज वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय फॉरेस्ट एनकाउंटर। कुछ फॉरेस्ट एनकाउंटर हुआ था, उसके उससे वो इंस्पायर होके उन्होंने ये पोयम लिखी थी। ये एनकाउंटर कब हुआ था? ऑन अप्रैल 15th 18 नॉट टू डेट याद करने की जरूरत नहीं है। दैट इंक्लूडेड हिमसेल्फ, जिसमें वो खुद शामिल थे, उनकी यंगर सिस्टर डॉर्थी एंड लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स, और वहां पे जो है बहुत सारे डैफोडिल्स भी थे। रिटन इन 1804, 1802 में जो है एनकाउंटर हुआ था, और 1804 में जो है उन्होंने डैफोडिल्स के ऊपर पोयम लिखी थी। तो ये हो गया विलियम्स वर्थ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए। एग्जामिनेशन में आएगा भी तो विलियम्स वर्थ कौन थे, तो ये इंग्लिश पोएट थे, कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के थे। और अब जो है हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट अस बिगिन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो इसको आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि पोयम आपने समझ ली है तो आप पॉज करके पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, फिर जो है आप उसको रिज्यूम करके अपने आंसर चेक कर लीजिए। तो इससे जो है कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है कि हाँ हमने पोयम समझी और हमें उसके क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द डेफोडिल्स इज, डेफोडिल्स क्या है? ऐसे है, स्टोरी है, पोयम है कि ड्रामा है? तो डेफोडिल्स जो है एक पोयम है जो विलियम्स वर्थ के द्वारा जो है लिखी गई है। देन वर्ड्सवर्थ द डेफोडिल इज नोन एज, जो वर्थ के द्वारा लिखी गई है, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है डेफोडिल्स, वो क्या है? I wandered lonely as a cloud, lines written by early spring, the prelude ode of a nightingale। तो हमने ये देखा था कि डेफोडिल्स का दूसरा नाम भी क्या है? I wandered lonely as a cloud। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द डेफोडिल्स? तो डेफोडिल्स की कितनी लाइन्स हैं? दैट वे आर द 24, हमने देखा था 24 लाइन्स की ये पोयम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम दैट डेफोडिल्स? अब यहाँ पे पोयम में जो है राइम चल रही है इन द इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से, तो वो क्या है? तो वो जो लाइन्स हैं दैट इज ए बी सी सी, यानी कहाँ है ए बी सी सी? दैट इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट, है ना। इंग्लिश लिटरेचर में अलग अलग राइम्स रहती है, इसकी साउंड किस तरीके से जा रहा है उसके बेस पे, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ डेफोडिल्स? की मेन थीम यानी किस पे जो है ये बेस्ड जो पोयम है, तो नेचर पे थी क्या? यस, फ्लावर्स आर द पार्ट ऑफ नेचर। बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं, हेट पे नहीं थी, नफरत पे नहीं थी, डेथ पे नहीं थी, वार पे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वंडर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड, हु इज द आई? यहाँ पे जो कहा गया है फर्स्ट लाइन में, आई वंडर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड, तो इसमें आई का मतलब क्या है? तो आई यानी पोएट खुद के बारे में बोल रहा है, तो पोएट है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सप्रेशन आई वंडर्ड लॉन्ली एज अ क्लाउड, ये एक मेटाफोर है, स्माइली है, एलिट्रेशन है कि मेटोमोनी है? तो दोस्तों दिस इज वन ऑफ द स्माइली हम कह सकते हैं इज द फिगर ऑफ स्पीच। अब इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो स्माइली क्या होता है, जब कंपैरिजन होता है दो चीजों का, ह्यूमन नेचर और ह्यूमन का किसी दूसरी चीज से कंपैरिजन होता है, ह्यूमन की किसी क्वालिटी को बताया जाता है जिसमें एस, इफ, लाइक इस तरीके के वर्ड यूज किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं स्माइली। स्माइली इज अ रियोटिक डिवाइस यूज टू कंपेयर टू थिंग्स, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टिपिकली यूजिंग द वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स यूज होते हैं लाइक, एस, देन। मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेशन ऑफ स्माइल्स आर इंक्लूड एस, क्वाइट एस, माउस, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको इसमें, अब यहाँ पे एक वर्ड है मेटाफोर। मेटाफोर में भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है दोनों चीजों का, बट मेटाफोर में आपको ये वाले शब्द देखने को नहीं मिलेंगे, लाइक, एस, देन। वहां पे कोई ह्यूमन क्वालिटी मिलेगी, बट जो है ह्यूमन का किसी दूसरे से जो है कंपैरिजन होगा, बट वहां पे आपको इस वर्ड, ऐसे वर्ड नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आई का कंपैरिजन हो रहा है क्लाउड से एस का उपयोग करके, तो ये हो गया स्माइली, लेकिन यहाँ पे एस नहीं होता तो ये हो जाता मेटाफोर, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। फिर What floats high over the wells and the hills in the poem of daffodils? तो क्या फ्लोटिंग हो रहा था? तो ये हमने देखा था सबसे पहली सेकंड लाइन में था, दैट इज द क्लाउड्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट यहाँ पे।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, वेयर डज द पोएट सी द डेफोडिल्स, डेफोडिल्स ने पोएट जो है डेफोडिल्स को कहाँ देखा पोएट ने, गार्डन में, फॉरेस्ट में, फील्ड में कि पार्क में, तो डेफोडिल्स को उन्होंने जो है फील्ड में देखा था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। द वर्ड ग्ली इन द पोएम डेफोडिल्स मीन, तो हमने पोएम को डिस्कस करते ग्ली का मतलब देखा था, दैट इज द हैप्पीनेस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है क्या, सैडनेस दिया हुआ है, डलनेस, हैप्पीनेस एंड एंगर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज है, सपोज आपको ग्ली का मतलब नहीं पता है तो आप ऑप्शंस को कैसे टिक करेंगे, तो अब आप देखिए सैडनेस, डलनेस, एंगर, ये तीनों नेगेटिव ट्रेट दिखा रहे हैं, सिर्फ एक है जो पॉजिटिव ट्रेट, तो ऑप्शन तो कोई एक ही होगा, तो बाकी तीनों का मतलब तो नेगेटिव निकल रहा है, एक का पॉजिटिव। तो इस तरीके से भी आप, जब आपको कोई मीनिंग नहीं पता हो तो आप आंसर के थ्रू जो है क्वेश्चन पे जाइए, तो आपको तो भी ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डेफोडिल्स डज द पोएट सी, डेफोडिल्स पोएम को जो पोएट को जो है कितने प्रतीत हो रहे थे, उनको जो लग रहे थे लगभग 10,000 हैं, तो हंड्रेड्स में नहीं थे, डजन्स में नहीं, फ्यू में नहीं, थाउजेंड्स में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। वर्ड्सवर्थ कंपेयर द डेफोडिल्स टू, वर्ड्सवर्थ ने डेफोडिल्स का कंपैरिजन जो है किसके साथ किया था, स्टार्स के साथ किया था, इन द मिल्की वे, आकाशगंगा में, तो द स्टार्स ए ही है ऑप्शन, मून नहीं, सन नहीं, ओशन नहीं। ठीक है, देन द वर्ड ऑफ्ट इन द पोएम डेफोडिल्स मीन, ऑफ्ट हमने देखा था, ऑफ्ट यानी ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, तो डेफोडिल्स मील्स यानी ऑफन अक्सर, सेल्डम यानी कभी कभी, ऑलवेज यानी हमेशा, रेयरली भी मतलब कभी कभी, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। ओके, अब आया है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ये फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज पर्सोनिफिकेशन है, स्माइली है, मेटाफोर है कि हाइपरबोल है, तो यहाँ पे तो हमने देखा कि ये क्या है, ये एक तरीके के क्या है, कंपैरिजन है बिटवीन द टू थिंग्स। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू एट्रीब्यूट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें आ जाती है, टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन, लेकिन ऐसी ह्यूमन की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कंपैरिजन होता है, लेकिन एक्चुअली वो ह्यूमन बीइंग के बारे में बात नहीं होती। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू पर्सोनिफाई एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। अब यहाँ पे फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, डेफोडिल्स की, फ्लावर्स की, लेकिन कहा जा रहा है कि वो डांस, अब डांसिंग नृत्य करने की क्वालिटी किसकी होती है, ह्यूमन की, तो वो जो है पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, कि किसी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ किसी दूसरी चीज का कंपैरिजन करते हैं, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन नेवर एंडिंग लाइन इन द पोएम डेफोडिल्स मीन, नेवर एंडिंग लाइन यानी उन्हें ऐसे प्रतीत हो रहा था कि ये डेफोडिल्स की लाइन कभी खत्म ही नहीं होगी, तो शॉर्ट लाइन नहीं, कर्व लाइन, जो कंटिन्यूस लाइन जा रही थी उसको देखते हुए कहा था, कोई लाइन नहीं थी तो ऐसा नहीं था, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, इसका मतलब जो है लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने कहा था कि जो उनको बार बार डेफोडिल्स की याद आ रही थी या उसकी झलक दिख रही थी, तो उनका मतलब क्या था, द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग अलोन, द सैडनेस ऑफ बीइंग अलोन, द एंगर ऑफ बीइंग अलोन, द फियर ऑफ बीइंग अलोन, उन्हें खुशी हो रही थी सॉलिट्यूड में रह के, उन्हें लग रहा था कि ये बहुत ही आनंदमय चीजें हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेफोडिल्स ऑन द स्पीकर, स्पीकर पे जो है इसका क्या इम्पैक्ट था, they make him sad, they make him angry, they fill him with joy, they fill him with scared, तो उसको जो है डेफोडिल्स को देखकर जो है खुशी हो रही थी, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। What does speaker's emotional state in the beginning of the poem The Daffodils, स्टार्टिंग में इमोशनल स्टेट क्या था, I wondered as a cloud जो था, तो वहां पे जो है थोड़ा सा सैडनेस थी अकॉर्डिंग टू द पोयम, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। और उसके बाद डेफोडिल्स को देख, जब वो अकेले घूम रहे थे तो वो सैड थे, फिर जैसे ही उन्होंने डेफोडिल्स को देखा तो उन्हें खुशी हुई, तो स्टार्टिंग में उनका स्टेट जो था दैट वाज सैड, ऑप्शन बी। फिर हाउ डज स्पीकर फील व्हेन ही रिमेंबर, जब वो डेफोडिल्स को याद कर रहे थे तो तब क्या हुआ था, तब उनको खुशी हुई थी, तो ऑप्शन ए सही होगा, सैडनेस नहीं थे, एंग्री नहीं थे, कंफ्यूज नहीं थे। ओके, तो आपको ध्यान देना है क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर्स टिक करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने चैप्टर को समझा, पोयम को देखा कि पोयम डेफोडिल्स जो विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने लिखी है वो
क्या बताना चाह रहे हैं, उनका जो एक्सप्रेशन है फॉर द डेफोडिल्स फ्लावर्स, वो क्या खुशी महसूस कर रहे हैं, उन्होंने वो एक्सप्रेस किया है, जो कि नेचर बेस्ड पोयम है। तो आप इसको देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, पॉज करके पहले आप क्वेश्चंस का आंसर टिक करेंगे और उसके बाद जो है आप रिज्यूम करके आंसर चेक करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। With this, kindly like, share and subscribe the channel if you like the content. Thank you.